नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहां मैं आप सभी को पिछली वीडियो में क्लास 10th की एसएसटी के अंतर्गत जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है जो कि आपका एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि, उसको मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है और ये इसका पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 को मैंने कल प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आपने उन चीजों को नहीं देखा है तो आप जाकर के उन चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मार्क्स का आपसे यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें एमसीक्यू आपसे कह सकता हूँ 1-2 पूछ लिए जाते हैं, साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एमसीक्यू सारी चीजों को मैंने कल बता रखा है, तो आप जा करके प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी आप आगे कह सकता हूँ कि ये तो मैं समझा दूंगा इस वाले वीडियो में क्या क्या होगा, बट जो आपको पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखते तो वहां से भी आपके एमसीक्यू कह सकता हूं जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं कर पाएंगे अगर आप उन चीजों को नहीं देखते हैं। तो ध्यान से जाकर के उन चीजों को देख लीजिए और सारी चीजों को समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फिर हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है कल की वीडियो में, मैं आपको पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा 2 मिनट, फिर मैं आगे आपको सारी चीजें बता दे रहा। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, पहले जैसा कि आपको पता है कि मैंने सबसे पहले आपको क्या करता हूं कि आपका जो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो मैंने आपको कल बताया था कि कृषि किसे कहते हैं, और साथ में मैंने कल थोड़ी सी कह सकता हूं जो आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से आंसर को आपको लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय कृषि की विशेषता अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से उसके आंसर को लिखेंगे। तो मैंने कृषि के जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि कृषि के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट बताया और मैंने बोला कि ये जो 5 पॉइंट है आप इसको क्या कीजिएगा, एज अ इंट्रोडक्शन हर एक में यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसको भारतीय कृषि की विशेषता में एज अ इंट्रोडक्शन यूज करोगे, आप उसको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के अंतर्गत आप उसको यूज करिएगा, कृषि की प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत उसको यूज कीजिएगा, कृषि के प्रकार में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शस्य प्रारूप जो होता है उसके बारे में आप उसमें करना क्या था कि मैंने आपको बताया कि कृषि के अंदर मैंने 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है और भारत की लगभग 66% से 67% जो जनसंख्या है वो खेती पे डिपेंड है। साथ में भारत कृषि जो है वो भारतीय जनसंख्या की एक प्रकार से आजीविका का स्रोत है। कृषि एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंतर्गत हमें खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए कच्चे मालों की प्राप्ति होती है। ये चीजें मैंने आपको, और भी उसमें पॉइंट था भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस तरीके से मैंने बताया था। फिर मैंने आपको भारतीय कृषि की विशेषता एवं महत्व के बारे में बताया, दूसरा टॉपिक, और यहाँ पे एक एक करके मैंने कहां तक बता दिया था, शस्य प्रारूप तक और कृषि के प्रकार, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। अब एक बार फिर से मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बता रहा, क्योंकि आंसर राइटिंग आपके एग्जाम में एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप मैथ में किसी तरीके से लिख के लाओगे, आपका आंसर आ जाता है, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन एसएसटी में आप केवल मैं ही क्या, जितने भी यूट्यूब पे चैनल है सारे लोग क्या करेंगे, आपको भारतीय कृषि की विशेषता या महत्व जरूर बता देंगे, लेकिन उसका आंसर कैसे लिखना है ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे केवल भारतीय कृषि की विशेषता जा करके लिख दोगे और ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा, नीचे आपने कुछ नहीं लिखा, थोड़ा सा आपका आंसर हुआ, तो वो आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं माना जाएगा और आपको वहां पे पूरी तरीके से जो मार्क्स है वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। तो आंसर लिखना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आगे यहाँ पे बता, जैसे मैं ये टॉपिक उठा रहा आपका भारतीय कृषि की विशेषता और इसका आंसर कैसे लिखना है, मैं अभी आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं, फिर सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, ये आपको भारतीय कृषि की विशेषता दिख रही होंगी, इनके बारे में मैंने आपको समझा रखा है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आंसर कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया एग्जाम में कि भारतीय कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए, तो क्या करेंगे आप, भारतीय कृषि की विशेषता डाल के ये 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, आपको लिखना कैसे होता है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको क्या करना, क्या होगा, आपकी यहाँ पे एक कॉपी होगी कुछ इस प्रकार से, आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से एक आपकी कॉपी होगी और आप कॉपी में कह सकता हूं कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट जो होता है उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन बॉडी है वो आपसे क्या पूछा गया है, और तीसरा होता है उसका कंक्लूजन।
तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा। जैसे इसमें क्या मैंने बोला कि इसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा इसका क्या, इंट्रो, आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा। दूसरा इसकी जो क्वेश्चन की मेन बॉडी, आपको मेन बॉडी लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपका कह सकता हूं कि जो कंक्लूजन होता है, अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो होगा क्या कि आपको जितने मार्क्स है टोटल का टोटल मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स कहाँ पे कटते हैं, जब आपकी आंसर राइटिंग क्लियर ना हो, आपने आंसर को ढंग से नहीं लिखा हो, तो इस तरीके से कट जाता है। अब जैसे मैंने इंट्रो के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, कैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की ज्यादातर जनसंख्या आपका 66% से 67% भारत के लोग कृषि का कार्य करते हैं। इसके अलावा कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है, या कह सकता हूं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कृषि ही भारत की आजीविका है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग कृषि पे डिपेंड है। कृषि एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों के लिए कच्चे मालों की प्राप्ति करते हैं। आप इतना जब कहाँ पे लिखोगे, कैसे, आपको ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे हेडिंग नहीं लगानी, आपको केवल यहां से उठाएंगे। किस तरीके से मैं बता रहा, यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप इंट्रोडक्शन को लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये आगे वाला थोड़ा सा छोड़ के यहां से इंट्रोडक्शन को कुछ इस प्रकार से आप लिखिए, और थोड़ी सी इधर भी जगह छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से लिखेंगे। लिखने के बाद ये आपका इंट्रो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन बॉडी को लिखना है। और मेन बॉडी आपका क्वेश्चन में क्या है, आपका है कि भारतीय कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे आप लगाएंगे भारतीय कृषि की विशेषता। तो यहाँ पे भारतीय कृषि की विशेषता लिख देंगे, यहां तक आपकी हेडिंग हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास पॉइंट है, कितने 5-6 पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। कैसे, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ना पहला, इसी के नीचे आप पॉइंट बनाइएगा। एक आंसर हो जाएगा भूमि चकबंदी द्वारा एक स्थान पे इकट्ठा करना, फिर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा, इस तरीके से जो आपका आंसर होगा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, देखिए कंक्लूजन में ये हम लिखते हैं कि अगर भारत में कृषि नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब भारत में अगर कृषि इस प्रकार से नहीं चले तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो हम उसको कंक्लूजन में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि अगर भारतीय कृषि सही ढंग से ना की जाए, या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक तकनीकी विधि से ना की जाए, तो भारत में उत्पादन की कमी हो जाएगी, और कह सकता हूं भारत में सूखा अकाल पड़ जाएगा और लोग भोजन के लिए तरस जाएंगे। इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे कंक्लूजन में क्या करेंगे, फिर से दोबारा यहाँ पे इसी के नीचे से आप यहाँ लिखना ऐसे स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से लिख करके आप क्या कीजिएगा, आंसर को अपने खत्म कर दीजिएगा। इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर, मैं 100% बता रहा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है उसके ऊपर इसका पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, और कह रहा कि इस पे वो आपको पूरी तरीके से मार्क्स को प्रोवाइड करेगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करेगा। याद रखिए, एसएसटी में ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि लोग का सबका नंबर क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको आता सब है। जैसे ही भारतीय कृषि की विशेषता सबको आती है, लेकिन वो उसको लिखना कैसे है ये उनको नहीं पता हो, कोई टीचर उस तरीके से बताता नहीं है। और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से, जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा, तो मैं आपके लिए एक बोर्ड की कॉपी लूंगा, और कॉपी पे मैं आपको पूरी तरीके से एक पेपर को सॉल्व करूंगा, और पेपर को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रोवाइड का मतलब उसका जो आंसर जिस कॉपी पे लिखी रहेगी, जैसे इसी बोर्ड पे मैं आपको पेज वाइज प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है। क्योंकि आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखना थोड़ा सा बता दिया। इसके अलावा मैंने भारतीय कृषि की विशेषता का वर्णन कर ही दिया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। साथ में महत्व को भी हम सेम लिखेंगे। कैसे, इंट्रो आपका सेम रहेगा, भारतीय कृषि की महत्व, भारतीय कृषि का महत्व। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे छोटी छोटी इसकी सब हेडिंग बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पे रोजगार प्रदान, यहाँ पे फिर आप इसके सामने लिखिएगा, फिर यहाँ पे दूसरी, इस तरीके से आपको लिख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको भारतीय कृषि की विशेषता बताई थी कि ये रोजगार का मुख्य साधन है, राष्ट्रीय आय में ये महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, उद्योगों के लिए क्या करता है, कच्चा माल प्रदान करता है, विदेशी व्यापार में ये महत्व होता है, महत्व देता है, या फिर हेल्प करता है आपका। अगला है कि राजस्व, मतलब मतलब गवर्नमेंट की जो भी रिवेन्यू है वो उसमें ये कह सकता हूं कि एक अहम रोल निभाता है, 38% ये हेल्प करता है। साथ में जीडीपी ग्रोथ में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद खाद्यान्न की आपूर्ति, यानी कि कच्चे माल अगर कृषि के द्वारा नहीं मिले तो जो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें
मिलती हैं, कह सकता हूं कि बनी बनाए जो प्रोडक्ट आपको डेली लाइफ में यूज करने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। समस्या के बारे में मैंने आपको कल आंसर में बताया था कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। इसके अलावा कह सकता हूं कि कृषि के प्रकार में मैंने 4 प्रकार की कृषि बताई थी और इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? ये वाला मैंने आपको बताया ना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारा PYQ है। और एक तरीके से ये आपका कह सकता हूं कि 2020 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया आपका, 24 में पूछा गया और 25 में। ये आपका 22, 23 में पूछा गया है, ये आपका 23 और 24 में भी पूछा गया था। आपको पता है कि एग्जाम में जो पेपर आते हैं वो कई सेट में आते हैं और ये आपका 2025 में भी पूछा गया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं मैं आपको साथ में डिटेल में बताते चल रहा, तो आप सारी चीजों को ध्यान से देखते चलिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने सभी चीजों को समझाया। ये आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए रिवाइज कर रहा सारी चीजों को, तो जल्दी जल्दी बता दे रहा क्योंकि ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा। पूछता है कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है उसको मेघालय में क्या कहते हैं, मिजोरम में क्या कहते हैं, नागालैंड में क्या कहते हैं, इसी तरीके से मणिपुर में, इन सब में आपसे पूछता है। और मैंने आपको क्वेश्चन भी करा रखा है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये 4 प्रकार ये देख रहे हैं 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से होता है। शस्य प्रारूप मैंने आपको रबी की फसल बताई थी अक्टूबर से अप्रैल, खरीफ की जून से अक्टूबर, जायद की मार्च से जून, और मैंने ये चीजें आपको बता रखी हैं। तो याद रखिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जो फसल शस्य प्रारूप में मैंने आपको क्या बताया कि फसल शस्य प्रारूप का मतलब ये होता है कि भारत में जो कृषि होती है वहां पे अलग अलग प्रकार की, कह सकता हूं, अनाजों की, अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की फसलें होती है। धान, चावल, गेहूं, जौ, मटर, चना, गन्ना, सब कुछ आता है आपका, कपास हो गया, रेसे, सब्जियां, सब कुछ आती हैं। और उसी के आधार पे हमने क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। एक रबी की फसल जो कि कह सकता हूं अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक होती है। दूसरा मैंने आपको खरीफ की बताई थी जो कि जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, और एक जायद की बताई थी जो मार्च से लेके आपका जून तक होता है। तो इस तरीके से बताया और उसी के आधार पे हम यहाँ पे फसल शस्य प्रारूप को 2 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है आपका खाद्यान्न फसलें और दूसरा होता है गैर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों का मतलब क्या हुआ कि ऐसी फसलें जो ज्यादातर मात्रा में खाने में उपयोग किया जाए, खाने में यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाद्यान्न की फसलें। और रबड़ की फसल, सॉरी यहाँ पे गैर खाद्यान्न की फसलें क्या होती है सर? ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम ज्यादातर कह सकते हैं कि कॉमर्शियल यूज से करते हैं। कॉमर्शियल का मतलब उनको बेचने के उपयोग से करते हैं, लोग उसका यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करते हैं। बट जैसे अभी मैं आपको बताऊं जूट और कपास क्या होंगे, ये कह सकता हूं एक तरीके से कपड़े बनाने में काम आते हैं। तो गैर खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न का स्पेशली ये सारी चीजें खाने में यूज की जाती हैं, बट इनका है कि पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाता। ये एक प्रकार से सब्जी होती है, ये बाग जैसे जगहों पे लगाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। बस आपसे क्या याद करना है आपको कि गैर खाद्यान्न फसलों में क्या है, खाद्यान्न फसलों में क्या है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं चीजों को, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या बोल रहा पहले हम खाद्यान्न फसलों को देख लें, फिर हम कह सकते हैं गैर खाद्यान्न फसलों को। तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों में आपको क्या दिख रहा होगा? सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे चावल। अब आपको पता है चावल कौन सी फसल है, तो आपको पता है चावल एक खरीफ की फसल है। और कह सकता हूँ चावल जो है वो कब बोई जाती है, तो ये जून के महीने, जून जुलाई में, और साथ में अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर भारत में जो लोग हैं वो चावल को ग्रहण करते हैं, चावल को खाते हैं, आपको पता चल गया होगा। और ये एक चीज याद रखिए, ये भारत के नॉर्थ साइड में ज्यादा आपका उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के नॉर्थ में कई सारी नदियां बहती हैं, जैसा कि आपको पता है सिंधु बहती है, साथ में ब्रह्मपुत्रा बहती है, और कह सकता हूं कि गंगा नदी बहती है, और इनकी सहायक नदियां तो बहती ही हैं। तो वो क्या करती है, मिट्टियों को लेकर के आती हैं और वहां पे जलोढ़ मिट्टी को जमा देती है, और जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है तो वहां पे चावल ज्यादा होता है। ये सब मैंने आपको मिट्टी में जो पिछला चैप्टर है उसको मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद गेहूं। अब आपको पता है गेहूं भी भारत के उत्तरी भाग में बहुत ज्यादा होता है। अब एक चीज और याद रखना है कि जो चावल है, चावल अगर बात करें विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है,
तो आपको याद रखना है चावल हमारा जो चीन है हमारा पड़ोसी देश वो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, भारत दूसरे नंबर पे। दूसरा गेहूं भी आपको पता है, गेहूं से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। अब भारत में ज्यादातर लोग गेहूं को कह सकता हूं एज अ फूड के रूप में वो खाते भी हैं, इसका उपयोग करके खाते भी हैं। तीसरा चीज मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मोटा अनाज है। तो ज्वार हो गया, रागी हो गया, मक्का हो गया और बाजरा हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है। चौथा क्या है, दालें। अब ये क्या है सर, जो आपने दालों के बारे में जानते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ज्वार बाजरा रागी और कह सकता हूं एक प्रकार से मक्का। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। आगे क्या बोला, गैर खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सा है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, आ जाता है आपका गन्ना, और इसके बाद तिलहन, इसके बाद चाय और कॉफी, इनका यूज हम करते हैं बट इसको खाते थोड़ी हैं। इसके बाद बागवानी में क्या आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, आपकी सब्जियां हो जाएंगी। रबड़ हो गया। रेशेदार में कौन कौन सा, कपास और जूट, यहाँ पे जूट होगा, और जूट का दूसरा नाम याद रखिएगा पटसन होता है। तिलहन के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, मूंगफली, सरसों और सोयाबीन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे भारत में पाया जाने वाला उगाया जाने वाला मोटा अनाज कौन सा है, तो रागी है, ज्वार है, बाजरा है, या फिर ये सभी है। तो आपको पता है, मैंने आपको पीछे यहाँ पे लिख दिखा रखा है कि ज्वार बाजरा रागी और मक्का। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कौन कौन सा, क्या क्वेश्चन है इसमें, बोला कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अब रेशेदार का मतलब जिनसे कपड़ा बनाया जा सके, और इसके बारे में आपने पढ़ा कि इसमें दो ही हैं, एक जूट होता है और दूसरा कौन सा होता है, कपास, और जूट का ही नाम क्या है, पटसन है। तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए। और ये कहाँ लिखा गया है, तो आपका ये रेशेदार फसल में दो लिखा गया। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए और कहां से पूछे गए, उसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, कितने सालों में पूछा गया। तो आपको डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 2020, 22 और 23 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह सकता हूं आगे हमें क्या पढ़ना है। हाँ, अब आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से अब जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे 4 फसलों 5 फसलों के बारे में पढ़ाऊंगा। सारी जगहों से आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर कैसे लिखने हैं मैं भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि हमें उसके अंदर क्या लिखना है। तो सब क्या क्वेश्चन लिखा गया है कि चावल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, भारत में चावल की कृषि का संक्षिप्त जानकारी दीजिए। चीजें आप जानते हैं, थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद क्या बोला कि भारत में चावल की खेती का वितरण का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में पहले समझा देता हूँ, फिर आप इसका क्या करेंगे, आंसर लिख लेंगे। तो आइए हम एक एक करके इसको पढ़ते जाते हैं। भौगोलिक दशा का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दे रहा। भौगोलिक दशा का मतलब ना, इसके लिए किस प्रकार का क्लाइमेट कह सकता हूं कि कंडीशन इसको चाहिए, जैसे जलवायु कैसी होनी चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, इसके अलावा टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब चावल की धान की खेती हो, तो वो सारी चीजें, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसी को बोल रहा भौगोलिक दशाएं। तो आइए हम एक एक करके इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और फिर सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे याद रखिए ये सारे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीजों को पढ़ लेते हैं और कुछ चीजों को आप पहले से ही जान रहे हैं। जैसे मैं आपको जब चावल के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप चावल के बारे में क्या जानते हो कि ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है। ये कब लगाई जाती है, तो आपको पता है ये आपका जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर से लेकर के कह सकता हूं नवंबर में ये पूरी तरीके से काट ली जाती है। इसके अलावा और आप क्या जानते हो कि जो चावल की खेती है उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है, और जब ये कटने वाली होती है तो वहां पे टेम्परेचर आपका कम हो जाना चाहिए। अगला क्या है, अगली क्या कंडीशन होती है। अब आपको पता है कि चावल का जो खेती की जाती है या चावल की जो फसलें उगाई जाती हैं वहां पे आपको पता है कि पानी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा
तो कह सकता हूं कि जो चावल है या जो धान है वो उपज ही नहीं सकता, वो बड़ा ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की चीजें आपको पहले से ही पता है, तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक और चीज मैंने आपको बताया कि जो चावल की खेती है वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में या उन इलाकों में होती है जहां पे पानी की सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी है, जहां पे कह सकता हूं एक प्रकार से कि जो जलोढ़ मिट्टी मिट्टी है, जो जलोढ़ मृदा है वो आपकी पाई जाए। तो आपको पता है उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, साथ में कह सकता हूं पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाका है यहाँ पे आपकी चावल की खेती ज्यादा की जाती है। तो आइए एक एक करके हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया, ये खरीफ की फसल है, चीन सबसे पहले पाया जाता है, ये खाद्यान्न की भी फसल है। तो इन चीजों को हम इसी में सारी चीजें जितनी भी जानते हैं सब हमें इसके अंदर लिखना है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है कि भारत में खाद्यान्न फसलों की क्या है, प्रचुरता है, यानी कि भारत में जो खाद्यान्न फसलें पाई जाती है, जैसे कौन कौन सी, दाल हो गया, मोटे अनाज हो गया, इसके अलावा चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये भारत में ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है। याद रखिए आजादी के बाद भारत में इन चीजों की कमी होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो हरित क्रांति हुई भारत में, जिससे चीजें मशीनों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके ज्यादा उपजाऊ किया जाने लगा, तो उससे क्या हुई, भारत में खाद्यान्न फसलों की बढ़ोतरी हुई। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो क्या बोला कि भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। देश की खाद्यान्न फसलों में क्या, मैंने अभी आपको बताया कि चावल आता है, गेहूं आता है, मोटे अनाज आते हैं, और क्या आती हैं, दालें आती हैं। और दालों में ये आपको कई प्रकार की दालें दिख रही होंगी। तो चार मैंने आपको बताया, चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज, जो कि पिछली टेबल में आपने देखा है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा। बोला इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। चावल भारत में क्या होता है, अधिकांश लोगों के द्वारा खाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। जो चावल है, मैंने आपको बताया कि चावल भारत में ज्यादातर लोग खाते हैं, क्योंकि तभी ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत रखा गया। चावल भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा कह सकता हूं जो सबसे ज्यादा और क्या होता है, तो गेहूं का उपयोग किया जाता है तथा प्रमुख खाद्यान्न है। भारत में चावल की जो खेती है आज से नहीं, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। तो कितने सालों से किया जा रहा है सर, आज चल रहा आपका 2025, और ये लगभग 3000 ईसा पूर्व में, यानी कि जो कह सकता हूं जो ईस्वी चलती है उससे पहले आपका ईसा पूर्व, मैंने आपको कभी बताया रहा होगा कि यहाँ पे जो बीच में जो टाइम था उसको 0 मान लेते हैं, और यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो इसके बाद इधर हम लोग जो राइट साइड में क्या चला, 1 2 3 4 ऐसे ही आज चल रहा 2025, और इसमें क्या बोला 3000, यानी कि कितना हो गया 5025 साल लगभग। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, ये आज से खेती चावल की नहीं हो रही, ये बहुत पहले से खेती की जा रही। तो वही आपको यहाँ पे बता रहा कि चावल की खेती भारत में आज से नहीं बहुत पहले से की जा रही है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या का खाद्यान्न है, यानी कि ये ज्यादातर लोगों द्वारा खाया जाता है। जैसे भारत में मान लीजिए टोटल 100% लोग हैं, तो उसमें से लगभग 70 से 75% लोग क्या करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, चावल का उपभोग करते हैं। और एक चीज, चावल क्या है, खरीफ की फसल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। आपको ये चीजें एग्जाम में लिखनी है, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब इंट्रो के फॉर्म में यहाँ पे ये रहेगा। अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन के रूप में वो कृषि वाला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे यहाँ पे डायरेक्ट चावल के बारे में पूछा गया है। कृषि का महत्व, कृषि की विशेषता, ये सब क्या था, कृषि से रिलेटेड था। लेकिन अब हमसे यहाँ पे फसलों के बारे में पूछ रहा, तो ये क्यों बताया गया है, ये आपका कह सकता हूँ एज अ इंट्रोडक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और क्या चीज हो सकती है कि चीन जो है दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत कौन सी रैंक पे है, तो भारत आपका दूसरे स्थान पे पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के रूप में होगा। मेन पार्ट अब आगे मिलने वाला है आपको। जो भौगोलिक दशाएं थी वो यहाँ पे है। तो भारत की भौगोलिक दशाएं, यहाँ पे जलवायु की बात करा, मैं आपको जलवायु समझा रहा कि जलवायु क्या है यहाँ पे। इसके अलावा तापमान की बात किया है, इसके अलावा कह सकता हूँ वर्षा की बात की है, और मिट्टी की बात की है। इन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे ध्यान से, और इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, आइए इसको ध्यान से देख लीजिए। बोल रहा कि चावल उष्णार्द्र जलवायु की उपज है। उष्णार्द्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, उष्णार्द्र का मतलब क्या होता है, उष्ण और प्लस आर्द्र। इसका मतलब क्या हुआ,
उष्ण प्लस आर्द्र, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा। उष्ण का मतलब होता है गर्म यानी कि गर्मी, और आर्द्र का मतलब कह सकता हूं नमी, यानी कि स्टार्टिंग में इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। जब चावल की खेती की जाती है तो उस टाइम आप देखते हैं कि गर्मी का टाइम होता है, जो चावल होता है मतलब उस टाइम पे टेम्परेचर जो पूरे हम लोगों के यहाँ का होता है वो ज्यादा होता है। और आपको पता है जब चावल धान की कटाई होती है तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि वहां पे आर्द्रता बढ़ जाती है, और स्टार्टिंग में गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको उषाद्र बोला गया। और आपने यहाँ पे संधि भी पढ़ी होगी क्लास 10th में हिंदी में, वो आपके एग्जाम में भी आता है, तो उसी से मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया और आपको इसका मैंने मतलब निकाल करके बता दिया कि उषाद्र का मतलब क्या हुआ। तो उषाद्र जलवायु है। आगे क्या बोला कि मानसूनी जलवायु इसकी कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। मानसूनी का मतलब हिंद महासागर से आने वाली जो भी हवाएं होती है वो क्या करती हैं, भारत में जब वर्षा कराती हैं तो उस टाइम की जो जलवायु होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। आगे क्या बोला, चावल की खेती के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं, उनको हमको देखना है। जैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर को देखेंगे कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है। और कितना लगभग होना चाहिए मैं यहाँ पे बता दे रहा, फिक्स नहीं है, आपको ध्यान देना है। अप्रॉक्स में यहाँ पे लिखा गया, तो ध्यान से देखिए क्या बोला, 20 डिग्री सेल्सियस से जब अगर कम टेम्परेचर है तो वहां पे चावल क्या होगा, उगेगा ही नहीं, चावल अंकुरित ही नहीं होगा। तो इसको बोते टाइम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो बोल रहा है 21 डिग्री सेल्सियस। जब बड़ा होगा तो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तथा पकते टाइम कितना होना चाहिए, आपको पता है कि 24 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब और गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, जब कटती है तो टेम्परेचर आपका घट जाता है। ये 21 डिग्री सेल्सियस क्यों आपको दिया है, तो आपको पता है कि जब चावल धान की रोपाई होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो बारिश का टाइम होता है तो जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इसी वजह से उसको बोल रहा कि ये क्या है यहाँ पे कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, अरे सॉरी 21 डिग्री सेल्सियस। बाद में ये 27 हो जाता है और लास्ट में कम होके 24 हो जाता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। वर्षा क्या है, तो वर्षा की ज्यादा जरूरत होती है, बारिश ज्यादा चाहिए होती है किसमें, चावल की खेती के लिए। तो बोला चावल की खेती के लिए नमी क्या होती है, ज्यादा आवश्यक है। चावल की ज्यादा चावल की जब भी खेती की जाएगी वहां पे पानी की जरूरत होगी, आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। बोला कि खेतों में पानी आपका भरा होना चाहिए, ये चीजें आपको पता है। और याद रखिए चावल के खेतों में कितने दिनों तक लगभग पानी होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 75 दिनों तक। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा ये मैंने खुद से नहीं लिए हैं, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। आगे क्या बोला, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया मिट्टी जो होती है वो आपका जलोढ़ अगर मृदा होती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लाभकारी होगा। इसके अलावा दोमट मिट्टी जो होती है ये सब, तो ध्यान दीजिए। तो क्या बोला, चिकनी जलोढ़ मृदा और दोमट मिट्टी इसके लिए क्या होती है, उत्तम होती है। काप युक्त जो मृदा होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ में इसके लिए इसके अंदर अगर हम फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो जो चावल की खेती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानवीय श्रम का मतलब क्या हुआ, मानव के द्वारा इसमें ज्यादा मेहनत की जाती है। कैसे, पहले आप लोग पता है कि आपको जो धान होता है उसकी पौधों को उगाया जाता है, इसके बाद कह सकता हूं जुताई की जाती है, खेत तैयार किए जाते हैं, इस प्रकार की चीजें की जाती हैं, तब जाके आपकी खेती हो पाती है। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया, चावल के उत्पादन के लिए अधिक संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों को लगाने, पौधे लगाने, जुताई, बुआई, कटाई, इन सब में ज्यादा काम होता है। बोला चावल की खेती में श्रम अत्यधिक महत्व होता है। यह कारण विश्व का 95% जो चावल होता है वो कहाँ होता है, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व का मतलब जो ऊपर वाला हम लोगों का ग्लोब है, जो अर्थ है, उसमें जो आपका ऊपर पार्ट पाया जाता है, यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, और साथ में कह सकता हूँ एशिया का ऊपरी वाला भाग, उसके नीचे दक्षिण पड़ जाएगा। और उसमें भी ईस्ट वाले पार्ट में जैसे थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, इसके अलावा भारत हुआ, इन सारी जगहों को दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से बता रहा है। यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं आपके, तो वो चावल का उत्पादन कर पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। और बोला कि भूमि कैसी होनी चाहिए, तो जो नदी होती है वो अपने साथ कह सकता हूं लेके आती हैं चीजों को और मैदानों में गिरा देती है, तो वहां पे चावल ज्यादा, जहां पे बाढ़ ज्यादा होगी वहां पे क्या कहता हूं,
जहां पे बाढ़ ज्यादा होगी वहां पे भी चावल की खेती अच्छी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मिट्टियां नई नई उसको चेंज होती रहती। बांगर खादर के बारे में आपको मैंने पढ़ा रखा है। वहां पे चावल की खेती जब होगी, बाढ़ आएगा तो बारिश पानी भी होगी, अब इतना भी नहीं आया कि चावल पूरी तरीके से सड़ जाए। तो क्या होता है, वो सब हेल्प करता है चावल के उत्पादन में। उपज क्या कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, इन सारी जगहों पे चावल की खेती होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब हरियाणा में बोई जाने लगी है और एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में हो गई है। तो ध्यान दीजिए, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, सेम इसी तरीके से गन्ना के बारे में पढ़ेंगे और कपास के बारे में। तो ये गेहूं के बारे में पूछ रहा, मैं आपको बता दे रहा ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा रहे हैं और इन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जरूर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चावल गेहूं के बारे में क्या बोला कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल है। जिस प्रकार से चावल था उसी प्रकार से गेहूं भी आपका कह सकता हूं कि महत्वपूर्ण आपकी फसल हो जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोला कि जो गेहूं है वो भी भारत की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल है। दूसरी चीज, ये रबी की फसल है, तो कब बोई जाएगी टाइम आपको पता है, इससे हमें आहार मिलता है। गेहूं के उत्पादन से भारत का संसार में क्या है, दूसरा स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल में भी दूसरा। और कैसा, ये फैक्ट होते हैं, जब फैक्ट आप एग्जाम में लिखते हो तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये संसार में दूसरा स्थान है, विश्व में ये दूसरे रैंक पे आता है। कब बोई जाती है टाइम आपको पता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण का मतलब थोड़ी ठंडी का टाइम, थोड़ी गर्मी का टाइम। जैसे जब इस टाइम गेहूं आपका बोया गया तो ठंडी का टाइम था, और जब आप उसको काटोगे तो गर्मी का टाइम आ जाएगा। यानी कि दोनों समशीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, यानी कि ठंडी भी गर्मी भी। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। क्या 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 इसकी आवश्यक दशाएं, ध्यान से देखिए। पहला है टेम्परेचर, इसके बाद वर्षा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गेहूं जो है रबी की फसल है, कई प्रकार की जलवायु में हो सकती है। बोल रहा कि गेहूं की कृषि के लिए स्वच्छ मौसम तथा 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर बोते समय और 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस काटते टाइम ऐसा होना चाहिए। बोला पाला, कोहरा, ओला, तीव्र शुष्क पौने इसकी फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। आपको पता है कि जब गांव में खेती की जाती है या जहां भी गेहूं की खेती की जाए, अगर पाला, वर्षा ये सब आता है तो जो गेहूं है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसके टाइम पे ऐसी चीजें ना हो तो ज्यादा बेटर हो और ज्यादा खेती अच्छे से की जा सकती है गेहूं की, जब ये चीजें नहीं आती हैं तब। तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा क्या बोला कि 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। और एक चीज और, अगर बात करें वैज्ञानिक तकनीकी से, तो जो पानी उसमें दिया जाना चाहिए वो 6 से 7 बार होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 से 3 बार में ही जो आपका गेहूं है वो पूरी तरीके से पक जाता है। और एक चीज, वो मिट्टी की अपनी अलग अलग प्रकार से क्षमता जो होती है, उसकी नमी को अलग अलग टाइम पे प्रदान, जैसे कहीं की मिट्टी के लिए ज्यादा पानी चाहिए, कहीं की मिट्टी के लिए कम पानी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो होता रहता है। बोला वर्षा धीरे धीरे लगातार होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आपको पता है कि समरसेबल टेबल के मदद से आपके कह सकता हूँ पानी वहां पे खेतों में देता हुआ आपने देखा होगा। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, ध्यान से देख लीजिए। बता दे रहा मैं, यहाँ की जो मिट्टी, साथ में मानवीय श्रम भी इसमें हमको पढ़ना है, भूमि भी पढ़नी है और उत्पादक क्षेत्र भी पढ़नी है। ये जो भूमि और मिट्टी वाला पार्ट है ना, वो दोनों लगभग एक ही है। बोला गेहूं कृषि के लिए हल्की दोमट, बलुई दोमट तथा हल्की चिकनी उत्तम मानी जाती है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दोमट मिट्टी में ये ज्यादा बेटर होता है। इस मिट्टी में क्या होता है, चूना होता है और नाइट्रोजन के अंश पाए जाते हैं, उसमें गेहूं ज्यादा मात्रा में होगी। तो ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, इसकी यह कृषि के लिए लाभदायक होता है। अधिक उपज की प्राप्ति के लिए मिट्टी में कंपोस्ट, यूरिया तथा अमोनिया सल्फेट का यूज किया जाना चाहिए, जिससे फसलें ज्यादा बेटर हो सकती हैं गेहूं की। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा, ये बोला कि गेहूं उत्पादन के लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। वो तो सारी फसलों के लिए ही होती है, ध्यान दीजिएगा। बोला खेत जोतने, बोने, निराई गुड़ाई करने, कटाई, गहाई, इन सब में क्या होती है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। परंतु जिन देशों में गेहूं उत्पादन में मशीनों का उपयोग किया जाता है वहां मानवीय श्रम कम होता है। जैसे आपको पता है अमेरिका जैसे देशों में जो कह सकता हूं कि क्या
कि अमेरिका जैसे देशों में आपकी जो खेती होती है वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों हार्वेस्टरों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से कह सकता हूँ वहां पे होता क्या है कि जो बड़े बड़े इलाकों में खेती की जाती, जैसे रोपड़ वाली मैंने आपको बताया था, तो वहां पे होता क्या है कि वो आपको मशीनों द्वारा जब होगा तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। वही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बोला कि भूमि उत्तम जल निकास वाली होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए ताकि कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। अब आपको पता है जो रोटावेटर होता है वो क्या करता है, मिट्टी को एक बराबर करता है। क्यों? क्योंकि जब पानी जब उसमें भरा जाएगा तो पानी पूरी तरीके से फैल सके, समतल रहेगा तभी, तो इसीलिए उसका रोटावेटर का यूज किया जाता है खेतों में, आपने देखा होगा। इसके बाद उत्पादक क्षेत्र में पंजाब हरियाणा तो आपके रहेंगे ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में होता है। स्पेशली बोला प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ज्यादा पंजाब और हरियाणा है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमें दो और टॉपिक पढ़ने यहाँ पे, गन्ना और कह सकता हूं कि क्या, कपास के लिए। फिर हम इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आइए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गन्ना के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा, सारी चीजें सेम है, वैसे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यही सबसे। चार मैंने आपको टॉपिक बताया, गन्ना, कपास, गेहूं, चावल, यहीं से आपसे पूछा जाएगा। तो आइए इसके बारे में भी सेम उसी तरीके से, सब एक ही जैसा है, ध्यान से देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या क्या बोल रहा, ध्यान दीजिएगा। जो गन्ना है वो भारत की प्रमुख औद्योगिक फसल है। औद्योगिक का मतलब, अब उसमें आपने पढ़ा कि वो खाद्यान्न की फसल है, ये कैसी है, औद्योगिक फसल है। क्यों औद्योगिक है? क्योंकि इसको जब बेचेंगे, अरे सॉरी, इनको जब हम फैक्ट्रियों में लेके जाएंगे तो वहां से हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। और चीनी से आपको पता है कि वो क्या होती है, बिकती है। और वो कहाँ बन रही जो चीनी, वो फैक्ट्रियों में बन रही, तो वो क्या है, औद्योगिक फसल है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे औद्योगिक क्यों लिखा गया। भारत न केवल गन्ने का जन्म स्थान है, अपितु विश्व का 1/3 गन्ना भी प्रोवाइड करता है। याद रखिए, गेहूं जो था वो भारत दूसरे नंबर पे था, गन्ना चावल में भी दूसरे नंबर पे था, लेकिन जो गन्ना है उसमें भारत सबसे आगे चल रहा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा उत्पादन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी होता है, याद रखिएगा। यह गन्ने का क्षेत्रफल और उत्पादन विश्व में सर्वाधिक रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में विश्व के गन्ना उत्पादन में ब्राजील ने क्या किया, पहला स्थान। अभी कुछ सालों तक पहले भारत था, अब क्या आ गया, ब्राजील। और एक और चीज ब्राजील में होती है, जो कॉफी होती है वो सबसे ज्यादा ब्राजील में उत्पादित किया जाता है। इसीलिए ब्राजील का एक शहर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हो कि कॉफी का शहर कहते हैं, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा। जलवायु कैसी होनी चाहिए, जलवायु में उषाद्र होनी चाहिए। और एक और चीज कि गन्ना की जो फसल होती है वो पूरे साल, आपको पता है, आपने पूरे साल उसको देखा होगा। क्या बोला कि तापमान उष्णकटिबंधीय पौधा होने, उष्णकटिबंधीय का मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन आपको पता है कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर के, यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है उसी को बता रहा। तो बोला उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण गन्ने की फसल के लिए क्या चाहिए, उच्च आपका तापमान होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि 21 से 27 के बीच में ही आपका धान का भी था, गेहूं का थोड़ा कम था, और गन्ने का आपको उसी के बीच में दोबारा से दिख रहा होगा। बोला आवश्यक होता है, गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में क्या होती है, तैयार होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसकी खेती 1 सालों में की जाती है। इसके लिए धूप आवश्यक है। कोहरा पाला इसको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। याद रखिए, कोहरा पाला जो है वो सबको हानि पहुंचाएगा। कैसे? क्योंकि वो उसके जड़ों के अंदर पानी को भर देता है ठंडी की वजह से, फिर वो जड़ें धीरे धीरे खराब हो जाती है और पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। वर्षा, गन्ने की फसल के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो गन्ने की कुड़ाई होती है वो ज्यादा बार की जाती है। क्यों? क्योंकि जब पौधा लगाया जाता है तो उसके अंदर नमी होनी चाहिए। इसके लिए वर्षा वर्ष भर लगातार, कह सकता हूं, मंद गति से होती रहे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा हो जाएगी, गन्ने के खेत में पानी भर जाएगा तो जो गन्ना होगा वो गिरने लगेगा। और जब गिरने लगेगा तो याद रखिए उसके अंदर की जो मीठापन होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये चीजें आप जानते होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और ये ऊपर लिखा गया गैर खाद्यान्न या व्यापारिक फसलें, गेहूं और चावल क्या था, खाद्यान्न फसलें थे। यहाँ पे हमने गैर खाद्यान्न के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया गया। अब आपको यहाँ पे कुछ और चीजें, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए दोमट और कह सकता हूँ नमी युक्त मिट्टी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा चूना और फास्फोरस युक्त मिट्टियां गन्ना के लिए क्या होंगी,
विशेष उपयोगी होती है जिसमें चूना और क्या पाया जाए, फास्फोरस पाया जाए। बोला कि यह मिट्टी से पोषक तत्वों का अधिक शोषण करता है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्या करना है, हमें इसमें करते रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सारी फसलों में लगभग हमें उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए टाइम टाइम पे। मानवीय श्रम, इसमें भी ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि बोने, निराई गुड़ाई करने तथा उन्हें काटकर मिलों तक पहुंचाने के लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी वो क्या करेंगे, वो लोग गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं और इसको हम लोग मशीन से तो कर ही नहीं सकते। ज्यादातर इसमें लोगों, जनता या जनसंख्या की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। आगे क्या है, खाद के रूप में आप इसमें गोबर, कंपोस्ट, हरी खादों के अलावा सुपर फास्फेट और क्या, अमोनियम सल्फेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। सारी एक ही जैसी हैं तो ये ना कीजिएगा कि इसमें उसमें कर दे, मिला दे सारी चीजों। हाँ, थोड़ा उसमें का, थोड़ा एक में का, थोड़ा दूसरे में का मिला करके आप लिख सकते हैं। ज्यादातर ये जो मानवीय श्रम है ना, इसमें तो लगभग सबका सेम ही होगा, क्योंकि धान की फसल है तो भी वहां पे मानवीय श्रम चाहिए, गेहूं का भी है, गन्ने का भी है, कपास का भी है, सब में। तो इसको तो आप बना करके लिख दीजिएगा। उपज के क्षेत्र में उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादन के लिए भौगोलिक सुविधाएं ज्यादा अनुकूल है, तथापि उत्तरी भारत में इसकी पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि उत्तर भारत में लोग ज्यादा कह सकते हैं गन्ने का उत्पादन करते हैं। दक्षिण भारत में हो सकता है बट लोग उतना करते नहीं है। भारत में कौन? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक राज्य है। मैंने आपको बताया ना, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड का एग्जाम है, यूपी से रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे और इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए इन चीजों को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, आगे यहाँ पे हम कपास के बारे में भी देखेंगे, फिर ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ध्यान से देख लीजिए, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कपास के बारे में। और फिर एक और टॉपिक आपका रहेगा भूदान ग्रामदान आंदोलन, तो वही हम पढ़ लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे कपास के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की गैर खाद्यान्न फसलें हैं, जो कि मैंने अभी आपको टेबल में दिखाई। साथ में इससे हमें क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं और कपड़े मिलते हैं, इनसे बनेंगे। और इनके रेशे से क्या होंगे, सूत व सूती वस्त्र आपके निर्मित किए जाते हैं। बोला कि यह क्या है, खरीफ की फसल है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कपास किसकी फसल है, तो खरीफ की है। बोला इसे पककर तैयार होने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखिए ये 6 से 8 महीने इसका टाइम है। विश्व में कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है, याद रखिए चीन और अमेरिका दूसरे पे, भारत इसका थर्ड है। बोला भारत को कपास की जन्मभूमि का गौरव प्रदान, क्योंकि भारत में सबसे पहले कपास की खेती आपकी हुई थी। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। जलवायु बात करें तो ये कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यानी कि गर्म इलाकों में ये पाया जाने वाला पौधा होता है। कपास की खेती उत्तरी भारत की अपेक्षा कह रहा कि दक्षिणी भारत की जलवायु अधिक ज्यादा बेटर है। याद रखिए दक्षिणी भारत में चीजें होती हैं, यानी कि अनुकूल दशाएं होती हैं खेती करने के लिए, बट उतना वो होता नहीं है, इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादा किया जाता है। बोला उत्तर भारत में कपास तैयार होने में तापमान तेजी से कम होने लगता है, ये चीजें ध्यान देनी है। और जबकि दक्षिणी भारत आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पाया जाता है, इसीलिए वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा पाया जाता है, जिससे कपास की फसलें खराब होने की कह सकता हूँ कि नौबत आ जाती है, या फिर कह सकता हूँ खराब होने की उसकी क्या आ जाती है, टाइम आ जाता है। इसके अलावा कपास की कृषि के लिए कई कारक है, जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए, बोला कपास के पौधों को सामान्य नमी की आवश्यकता होती है, साथ में सागरीय नम पौने कपास की पौधों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसके रेशे निकाले जाते हैं और कपड़े बनाए जाते हैं। और कुछ बोल रहा है कि यहाँ पे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बोला कि काली मिट्टी होनी चाहिए। अब आपको पता है महाराष्ट्र वाले इलाके में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, वो सब दक्कन के पठारों की वजह से है, लावा की निकलने से वो निर्मित हुई है। वहां पे कपास की खेती आपकी ज्यादा हो सकती है या होती है। तो याद रखिए काली मिट्टी, जिसको हमने रेगुर के नाम से भी बताया, आपको पहले पढ़ा रखा है। बोला काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए मैंने आपको ये पहले ही, जब इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको ये चीजें बता रखी हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्योंकि इसमें नमी धारण की क्षमता होती है, जब ये ज्यादा टेम्परेचर पाता है तो आपको पता है इसमें दरारें पड़ने लगती है। बोला कि कपास चूना युक्त काप
एवं दोमट मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। यह लाल, कछारी और लेटराइट मृदा में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ज्यादातर काली मिट्टी में आपको ध्यान देना है। बोला कि इसमें अधिक संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक सब में चाहिए। बोला उपज के लिए प्रायद्वीपीय भारत की लावा युक्त काली मिट्टी, मैंने आपको बताया ना दक्कन भारत का ये जो निचला वाला पार्ट है ये सब ज्वाला से बनी चट्टाने थी, ये बाद में मिट्टी के रूप में बनी, तो यही यहाँ पे काली मिट्टियां पाई जाती है। बोला कि बस अब यहाँ पे निर्यात करता है भारत, क्योंकि थर्ड रैंक पे है तो सारा कपास खुद रख के क्या करेगा, वो दूसरे देशों में भेजेगा, पैसा पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए। बोला कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर कह सकता हूँ काली मिट्टी, और अगला लेटराइट। तो याद रखिए काली मिट्टी इसके लिए ज्यादा बेनिफिट इसको प्रोवाइड करती है। कौन कब पूछा गया, 2020 में। आगे आपसे क्या पूछ रहा, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो याद रखिए इसमें से असम जो है वो सबसे ज्यादा कह सकता हूं कि चाय का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कॉफी कहाँ, कर्नाटक में, तो इसमें असम इसका आंसर हो जाता है। आगे क्या है, आगे बोला निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। चाय का निर्यात करता है भारत में, चाय भी ज्यादा पाई जाती है, तंबाकू का भी करता है, कॉफी का भी करता है, बट यहाँ पे उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का नहीं करता है, क्योंकि भारत में फर्टिलाइजर की कमी है, ज्यादा अभी विकसित नहीं हुआ है, तो इसीलिए। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिख रहा, हाँ भूदान, ग्रामदान, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ, फिर क्या होगी आपको मैं इन चीजों को समझा दूंगा। तो याद रखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने सुना होगा, विनोबा भावे। क्या नाम था उनका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, विनोबा भावे। कह सकता हूँ ये गांधी जी को अपना क्या मानते थे, ये गांधी जी को अपना क्या, गांधी जी खुद को गांधी जी का अनुयायी मानते थे, यानी कि गांधी जी जिन रास्ते पे चलते थे उनको, उनके रास्ते इनको भी पसंद थे। और इन्होंने कह सकता हूँ आजादी के बाद भारत में जो जमीन है उसको धीरे धीरे लोगों को देना, यानी कि सभी लोगों के पास जमीन हो, उसमें एक अहम योगदान निभाया था। तो वही आपको इनके बारे में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे है, हमें पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान से आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या बोल रहा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। बोला कि महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये गांधी जी की ही देन थी। बोला भावे जी गांधी जी को ग्राम स्वराज अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित थे। ग्राम स्वराज का मतलब गांव में सबके पास अपनी अपनी भूमि होनी चाहिए, गांव के लोग धीरे धीरे विकसित होने चाहिए, तभी देश का विकास होगा। क्योंकि शहरों में विकास केवल होकर के आप ये नहीं कह सकते आपका विकास, आपका जो देश है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं, सबका विकास होना चाहिए तभी ऐसा होगा। तो बोला कि अतः 30 जनवरी 1948 को, आपको पता है गोडसे ने जब गांधी जी को मार दिया था तब की बात कर रहा हूं, उनके संदेश को लेकर लोगों तक पहुंचाने में और पूरे देश की पद यात्रा की, किसने, विनोबा भावे ने। और क्या बोल रहा, जब ये आंध्र प्रदेश के गांव, कौन सा, कहां पे, कौन से राज्य में, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश का एक गांव था जिसका नाम था क्या, बोला कि पोचमपल्ली पहुंचते हैं तो वहां पे वो क्या देते हैं, भाषण दे रहे थे। उसी समय भूमिहीन गरीबों ने उनसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था, तो भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी थी। आप यहाँ पे स्टोरी के रूप में देख रहे होगे कि गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी ने अपने विचारों को दिया था, तो वो चारों तरफ घूम घूम के अपनी बातें बताते थे गांधी जी की। तो वहीं पे आंध्र प्रदेश में एक गांव था, वहीं के लोग उनसे बोले कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं होती है, आप हमें कुछ भूमि प्रदान कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम भी श्रम करेंगे, हम भी अपने भरण पोषण का कार्य करेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या मांगते वो लोग, भूमि को मांगते। बोला भावे जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे क्या करेंगे, सरकारी खेती करेंगे, तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन को क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। इसी समय श्री रामचंद्र रेड्डी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 किसानों को दे दी। तो इससे क्या हुआ, इस प्रयास को भूदान के नाम से जाना गया। अब ये गांवों में क्या किए, भूदान को दिए। और यहाँ पे ये व्यक्ति आप देख रहे होंगे कितने महान व्यक्ति इनको कहा जा सकता है, जिन्होंने अपनी भूमि को किसानों को दे दिया इन चीजों से प्रभावित होके।
तो भावे जी ने कई यात्राएं की और कुछ बड़े जमींदारों से क्या करते हैं, जमीनों को लोगों को देने की मांगे करते हैं, जिससे क्या हुए कि जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको भी कह सकता हूँ जमीनें मिल जाती, जिससे ग्राम दानों के नाम से जाने लगा, क्योंकि गांव में लोगों को जमीनें मिली। इसी को क्या कहा जाता है, भूग्राम आंदोलन, भूदान ग्राम आंदोलन। भू का मतलब जमीन को देना और ग्राम दान मतलब गांव के द्वारा। और इसको एक और नाम से याद रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से भूदान ग्राम दान आंदोलन के बारे में आपने सिंपल सा एक स्टोरी टाइप सा पढ़ लिया, और इस तरीके से आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं और कंप्लीट भी हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस है, आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोला कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, 2020 का क्वेश्चन है। आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विनोबा भावे ने किया था। इसके बाद और क्या है आपका कि निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, हरियाणा। तो आपको पता है हरियाणा पंजाब में ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे क्या आपसे पूछ रहा कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, सर्वाधिक अच्छी होती है। तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आंसर ध्यान दीजिए आप लोग। आगे क्या बोल रहा कि निम्न में से सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसको मैं अभी बाद में बता देता हूँ। चलिए आगे यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, आप इन एमसीक्यूज को देख लीजिए। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पे आधारित है, आंसर हो जाएगा कृषि। पूछा भी गया है, आपको ये पहले ही बता दिया गया है। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है जो रोपी जाए, तो मूंगफली, गन्ना, चना, गेहूं, इन सब में। तो इस तरीके से ये आपका कह सकता हूँ कि जो चैप्टर है, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा, जो कि आपकी पढ़ाई हुई चीजों से ही है, तो इन पे आपको ध्यान देना है। और इस तरीके से जो आपका पूरी तरीके से चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे आपके, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक दिखा दे रहा, कौन कौन से टॉपिक आपके थे और मैंने कौन कौन से खत्म कर दिए। यहाँ पे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बता दिया, भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में भी आपको बता दिया। ऊपर की 4 चीजों को मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आंसर कैसे लिखना है, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। और इस तरीके से जो आपका चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपके जो भी चैप्टर है मैं उनको भी एक एक करके आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी है उसको मैं और भी बेहतर करने का जो भी प्रयास मेरे से हो सकेगा, मैं सारी चीजों को यहाँ पे आपको करके प्रदान करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। साथ में अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।